हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही वीडियो के लास्ट में है आप लोगों के लिए क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, लक्षद्वीप हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया। लक्षद्वीप को 100% जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो कृषि मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने लक्षद्वीप को डिक्लेयर कर दिया है 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया। और यूनियन टेरिटरीज़ में ये पहला यूनियन टेरिटरी बना है लक्षद्वीप जिसे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया का स्टेटस दिया गया है। वहीं बात करें स्टेट्स में, तो स्टेट में सिक्किम बना था भारत का पहला स्टेट जिसे 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया का स्टेटस दिया गया था। तो ओवरऑल सबसे पहले सिक्किम को स्टेटस दिया गया है और दूसरे नंबर पे आ गया है लक्षद्वीप। ओके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो फार्मिंग की वह टेक्निक जिसमें कोई भी जो सिंथेटिक सब्सटेंस है उनका यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, जो भी फार्मिंग है या प्लांट्स का कल्टीवेशन है पूरी तरह से नेचुरल तरीके से किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड से किया जाता है, उसी टेक्निक को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वहाँ पे कोई भी तरह के सिंथेटिक सब्सटेंस है उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। उसके अलावा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना रहता है। उसके अलावा जो वेस्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और पॉल्यूशन में भी कमी आती है। बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ की कैपिटल है कावारत्ती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। नेक्स्ट अपडेट है, 53rd सबमरीन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को 53वां पनडुब्बी दिवस मनाया गया है। तो हर साल 8 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो इंडियन नेवी में सबमरीन्स हैं उनके ऑनर के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसके अलावा इंडियन नेवी में जो भी जवान शहीद हुए हैं देश के लिए, उन्होंने अपनी जान खो दी, उनको याद करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल मनाया गया है 53वां पनडुब्बी दिवस। तो एक्चुअली में 8 दिसंबर के दिन ही जो इंडियन नेवी है उसका जो सबमरीन आर्म है उसे शुरू किया गया था। और जो पहली INS कलवारी है उसे इंडियन नेवी में लाया गया था। कब? 1967 में। क्या नाम था शिप का? INS कलवारी। ओके, और इसके अलावा एक और शिप है जिसका नाम है INS वीरबाहु। इसका भी इस साल 50 ईयर है, यानी 50वीं सालगिरह है इसको। मतलब 50 साल पहले ही इसे इंडियन नेवी में लाया गया था, शामिल किया गया था। तो इसकी भी अब 50वीं वर्षगांठ है। तो आपको INS वीरबाहु भी याद रखना है क्योंकि इसकी 50वीं सालगिरह है, और INS कलवारी भी याद रखना है क्योंकि सबसे पहली बार इसी शिप को इंडियन नेवी में लाया गया था। कब? 1967 में। बात करें भारतीय नेवी की, तो यहाँ के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा 10 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी विश्व मानवाधिकार दिवस। इसके लिए थीम रखी गई है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और पूरे विश्व भर में 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 1948 में 10 दिसंबर के दिन ही जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR को अडॉप्ट किया था। और ये UDHR क्या है? तो ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जो पूरे विश्व भर में लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनके बारे में बताया गया है। चाहे वो किसी भी रंग के हों, किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी लैंग्वेज के हों या किसी भी कंट्री के हों, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं किया गया है। सबके जो कॉमन ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये जो UDHR है ये 500 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और ये विश्व का सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाला डॉक्यूमेंट है। ओके, 500 लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया जा चुका है। और इस दिन जो पूरे विश्व भर के ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बारे में, जो उनके अधिकार हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है विश्व भर में। नेक्स्ट अपडेट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ PM वानी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM वानी की स्थापना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट की मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहाँ पे PM वानी यानी कि उसका फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये हो गया वानी का। और जो PM है इसका मतलब तो है प्राइम मिनिस्टर। तो
ये जो पीएम वानी है उसकी स्थापना का जो प्रपोजल था उसे अप्रूवमेंट दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो इस अप्रूवमेंट के बाद भारत में पूरे देश भर में जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनको स्थापित किया जाएगा, ओके, पूरे देश भर में। और ये जो वाईफाई एक्सेस है, सर्विसेज हैं, ये दी किसके द्वारा दी जाएंगी? तो ये दी जाएंगी पब्लिक डेटा ऑफिसेस के द्वारा, ओके। तो इसके लिए आम जनता को ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई फ़ीस देनी है, ओके। जो भी इंटरनेट की सुविधाएं होंगी वो फ्री में ही मिलेंगी। इस तरह से जो भारत का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसे भी बूस्ट मिलेगा, और जो वाईफाई है भारत में उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे ये टर्म है वाईफाई, तो कई बार कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है वाईफाई का फुल फॉर्म। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट है फिक्की हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट। फिक्की ने 10वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन किया है। तो जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसी फिक्की ने अभी हाल ही में 10वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसी समिट में जो भारत के यूथ मिनिस्टर और स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भारत सरकार है भारत में, पूरे भारत भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स को इस्टेब्लिश करेगी। शुरू होने वाले हैं 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे भारत में। और ये जो सेंटर हैं तो इनकी मदद से जो भी पुराने स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो रिटायर हो चुके हैं तो उनको एक तरह से रोज़गार दिया जाएगा। उसके अलावा पूरे भारत भर में जो स्पोर्ट का कल्चर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इन सेंटरों के थ्रू। नेक्स्ट अपडेट है आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स डेवलप्ड अ मेथड टू हार्वेस्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नम हवा से प्राप्त यहाँ पे पानी होगा, ओके, नम हवा से पानी प्राप्त करने की विधि विकसित की है। तो अभी हाल ही में जो आईआईटी गुवाहाटी है वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, तो रिसर्चर्स की एक टीम थी, उन्होंने जो ह्यूमिड एयर होती है यानी जो नमी वाली हवा होती है उससे पानी निकालने की एक विधि विकसित की है, ओके। तो जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है उस विधि में उसे कहा जा रहा है हाइड्रोफोबिसिटी, ओके, हाइड्रोफोबिसिटी। और ये हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है? तो एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो पानी को बिल्कुल भी नहीं सोखता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक A4 साइज़ का प्रिंटेबल पेपर लिया है नॉर्मली, और उसके ऊपर एक स्पॉन्ज के जैसा पोरस पॉलीमेट्रिक मटेरियल जो है उसे स्प्रे किया है। और ये जो मटेरियल है ये पानी बिल्कुल भी नहीं सोखता है। तो जो मटेरियल है और जो पेपर है वहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसके थ्रू वाटर कलेक्ट किया जा सकता है। और ये जो मेथड डेवलप की गई है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा, तो इसे डेवलप किया गया क्योंकि आपको पता है भारत में क्या पूरे विश्व भर में ही इस समय पानी का बहुत ज़्यादा संकट गहराता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कमी होती जा रही है पानी की। तो इसलिए ये टेक्निक अपनाई जा रही है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और वाटर को कंजर्व करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है यूनाइटेड नेशंस अप्रूव्स 27 दिसंबर एज एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। संयुक्त राष्ट्र ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने एक रिजोल्यूशन को अपना अप्रूवमेंट दे दिया है जिसमें लिखा हुआ था कि जो 27 दिसंबर है अब इसे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ओके। और ऐसा किया क्यों गया है? तो आपको पता है अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो रिसेंट में भी पिछले कुछ सालों में भी ऐसे ही काफ़ी सारी महामारियाँ आ चुकी हैं। तो इसीलिए इस दिन की स्थापना की गई है ताकि पूरे विश्व भर में जो एपिडेमिक्स हैं और महामारियां हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है कि किस तरह से वो बीमारियां होती हैं, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी नॉलेज हैं और ज्ञान हैं तो पूरे विश्व भर में, चाहे वो लोकली हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर जगह उस नॉलेज को पहुंचाया जा सके। तो इसी कारण से इस दिन की स्थापना की गई है। तो कब मनाया जाएगा ये दिन? 27 दिसंबर को। कौन सा दिन? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। नेक्स्ट अपडेट है ओडिशा टॉप्स इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। शहरी प्रशासन सूचकांक में ओडिशा ने टॉप किया। तो अभी हाल ही में प्रजा फाउंडेशन ने रिलीज़ किया है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, और इस इंडेक्स में टॉप किया है ओडिशा ने। वहीं सबसे नीचे रहे हैं मणिपुर और नागालैंड, और ओडिशा के बाद दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे पर रहा है छत्तीसगढ़। तो ओडिशा ने स्कोर किए हैं 56%, महाराष्ट्र ने स्कोर किए हैं 55% और छत्तीसगढ़ ने स्कोर किए हैं 49.68%।
और ये मार्क्स दिए किस बेसिस पे गए हैं, तो इसके लिए जो प्रजा फाउंडेशन है उन्होंने इस इंडेक्स को बनाने के लिए एक स्टडी कंडक्ट कराई थी। लगातार पिछले 3 सालों से इन्होंने 40 से भी ज़्यादा शहरों में स्टडी की और वहाँ पे देखा गया कि जो भी शहर हैं वहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ग्रास रूट लेवल पे यानी एकदम नीचे के लेवल पे कैसी गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे गवर्नेंस का क्या हाल है, तो उसी के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड बेल्जियम विल कोलैबोरेट टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 वैक्सीन। भारत और बेल्जियम कोविड-19 वैक्सीन वितरित करने के लिए सहयोग करेंगे। तो भारत और बेल्जियम दोनों ही कंट्री एग्री हो गए हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको पूरे विश्व भर में वितरण करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। तो एक्चुअली में जो भारत है, भारत के पास कैपेसिटी है कि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसे मैन्युफैक्चर कर सकता है। उसके अलावा जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम के पास ये कैपेसिटी है कि जो वैक्सीन बनेंगी तो उनके लॉजिस्टिक को लेके और उनकी सप्लाई को इधर उधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने की सप्लाई की जो फैसिलिटी है बेल्जियम के पास ज़्यादा है। तो इसीलिए भारत और बेल्जियम ने आपस में कोलैबोरेट किया है कि भारत जो है वो वैक्सीन बनाएगा और बेल्जियम जो है वो लॉजिस्टिक और सप्लाई का रोल प्ले करेगा और इसके बाद जो वैक्सीन है पूरे विश्व भर में डिलीवर की जाएगी। और इस दौरान काफ़ी सारी चैलेंजेस भी फेस किए जाएंगे भारत और बेल्जियम के द्वारा, क्योंकि जैसे जो वैक्सीन बनेगी तो वैक्सीन की सेफ्टी को लेके चैलेंज, उसके कोल्ड चेन को लेके मैनेजमेंट, उसके सप्लाई को लेके मैनेजमेंट, उसके अलावा वैक्सीन की मॉनिटरिंग करना और उसकी रिपोर्टिंग करना, तो ये सारे चैलेंजेस भी फेस किए जाएंगे भारत और बेल्जियम के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ कराड़ जनता सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। और ये जो कराड़ जनता सहकारी बैंक है ये है कराड़ में, और कराड़ का है महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कराड़ सहकारी जनता बैंक की जो लाइसेंस थी इसे कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो सहकारी बैंक था इसके पास जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो बिल्कुल भी नहीं था और ये बैंक में बिल्कुल भी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। और जो इसका फ्यूचर है, इनके जो भी कस्टमर हैं यहाँ के, उनका जो फ्यूचर है तो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा था आरबीआई को। तो इस कारण से जो आरबीआई है उन्होंने इस बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया है। उसके अलावा बात करें जो यहाँ के कस्टमर हैं तो उनके डिपॉजिट्स का क्या होगा, तो जो उनके डिपॉजिट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे वापस, क्योंकि जो बैंक में कस्टमर के डिपॉजिट होते हैं उनका इंश्योरेंस किया जाता है कि DICGC के द्वारा, जो कि है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो जो भी कस्टमर हैं जो उनका डिपॉजिट था उनको वापस से रीपे कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो बैंक है वो कोई भी तरह का जो बैंकिंग बिजनेस है वो नहीं कर सकता, चाहे वो कैश लेना हो, डिपॉजिट लेना हो या कैश देना हो। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एड्स ब्रेक डांस, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग टू मेडल इवेंट्स प्रोग्राम। तभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांस को, उसके साथ ही स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को मेडल इवेंट्स कार्यक्रम में जोड़ दिया है। तो जो ब्रेक डांस है ये 2024 में शुरू होगा कि 2024 में जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में, वहाँ पे ब्रेक डांस जो है अपना डेब्यू करेगा। और जो बाकी के 3 स्पोर्ट हैं ये 2020 टोक्यो समर ओलंपिक्स के, एक्चुअली में ये जो हैं 2020 के टोक्यो समर ओलंपिक्स ये पेंडेमिक के कारण पोस्टपोन हो गए हैं और अब ये जुलाई 2021 में होंगे। तो जुलाई 2021 में जो बाकी के 3 स्पोर्ट हैं यानी कि स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये मेडल इवेंट्स में आ जाएंगे और 2024 के समर ओलंपिक्स में जो ब्रेक डांस है ये मेडल इवेंट में आ जाएगा। और ये जो स्पोर्ट हैं इनको इंक्लूड क्यों किया गया है IOC के द्वारा, इनको इंक्लूड किया गया है ताकि जो ओलंपिक है वहाँ पे नए स्टैंडर्ड्स लाए जा सकें और जो जेंडर हैं उनका बैलेंस बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ हैं उनके यूथ सेंटर गेम्स को लाया जा सके। ओके, आपको पता है कि ये जो स्केट बोर्डिंग है, ब्रेक डांस है, सर्फिंग वगैरह है, तो ये यूथ इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस कारण से इन स्पोर्ट्स को भी ओलंपिक में जोड़ दिया गया है ताकि यूथ्स भी इस ओर आकर्षित हों। बात करें IOC की तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है, यूनेस्को लॉन्चेस स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। यूनेस्को ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 लॉन्च की है।
तो यूनेस्को ने वर्चुअली मोड में ये जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया है और इस रिपोर्ट का ये सेकंड एडिशन है। रिपोर्ट का पूरा नाम है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और जो रिपोर्ट है इसका एम क्या है, तो जो भी स्किल डेवलपमेंट को लेके प्रोग्राम और पॉलिसीज़ लाई जाएंगी भारत सरकार के द्वारा, तो उनको इन्हेंस करने के लिए और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये जो रिपोर्ट है ये एक तरह से रेफरेंस टूल का काम करेगा और इस तरह से ये भारत सरकार की ही मदद करेगा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। इस कारण से ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई है। इसे रिलीज़ किया है यूनेस्को ने, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट अपडेट है निर्मला सीतारमन रैंक्ड 41st इन द 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फोर्ब्स। निर्मला सीतारमन जी फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वें स्थान पर हैं। तो अभी हाल ही में जो फोर्ब्स है उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वुमेन्स की लिस्ट, और उसमें भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनका उस लिस्ट में नाम आया और उनकी रैंक है इस साल 41st। ओके, तो एक्चुअली में ये दूसरी बार है जब निर्मला सीतारमन जी को इस लिस्ट में जगह मिली है। इससे पहले 2019 में भी इन्हें जगह मिली थी इस लिस्ट में। 2019 में इनकी रैंक थी 34 और 2020 में इनकी रैंक है 41। इसके अलावा भारत से ही जो बाइकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं किरण मजूमदार शॉ, इन्हें भी जगह मिली है इस लिस्ट में और ये हैं 68 नंबर पे। ओके, वहीं बात करें इस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हैं जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। दूसरे नंबर पे हैं प्रेसिडेंट जो कि हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्रिस्टीना लेगार्डे। ओके, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्डे। और तीसरे नंबर पे हैं जो अभी यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं इलेक्टेड कमला हैरिस। ओके, ये नाम इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कमला हैरिस, क्योंकि ये यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। ओके, तो तीसरे नंबर पे हैं कमला हैरिस। उसके अलावा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं जो शेख हसीना जी, उन्हें भी इस लिस्ट में जगह मिली। इनकी रैंक है 39th। नेक्स्ट अपडेट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू प्रपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए प्रस्तावित संसद भवन का शिलान्यास किया है। ओके, तो ये जो बिल्डिंग है कहा जा रहा है कि ये 2022 तक पूरी तरह से जो है तो कंप्लीट हो जाएगी, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और इसको बनाने में जो लागत आ रही है ये है 971 करोड़ रुपए की। ओके, बात करें तो कैपेसिटी की, तो यहाँ पे जो लोकसभा का चैम्बर होगा उसमें 888 सीट होंगी और जो राज्यसभा का चैम्बर होगा यहाँ पे 384 सीट्स होंगी। और करेंटली स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी आपको पता ही है लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 और राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245। और बात करें कितने एरिया में ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो एरिया है 64,500 मीटर स्क्वायर का। और कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्ली पड़ी हुई हैं प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये रुका हुआ है। उसके बाद जब भी शुरू होगा तो कहा यहीं जा रहा है कि 2022 तक जो है बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और जो 2022 का इंडिपेंडेंस डे है ये यहीं सेलिब्रेट किया जाएगा नई बिल्डिंग में। नेक्स्ट अपडेट है सिंगापुर विल होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इन मई 2021। मई 2021 में सिंगापुर विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेज़बानी करेगा। तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने डिसाइड किया है कि 2021 का जो उनका एनुअल मीटिंग है इसे होस्ट करेगा सिंगापुर। ओके, तो पहले जो मीटिंग थी ये पहले होने वाली थी ल्यूसर्न में, ल्यूसर्न जो कि है स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक में, और इसका शेड्यूल डेट था 13 से 16 मई 2021 और डेट तो वहीं रहेगी, लेकिन जो प्लेस है वो चेंज कर दिया गया है पेंडेमिक के कारण, क्योंकि आपको पता है यूरोप में जो पेंडेमिक है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कह रहा है अभी पेंडेमिक का फ़िलहाल, तो इस कारण से जो मीटिंग है उसको स्विट्ज़रलैंड से हटा के सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया गया है। और 1971 में स्थापना हुई थी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो तब से लेके अब तक ये सिर्फ दूसरी बार हो रहा है जब ये एनुअल मीटिंग जो है तो स्विट्ज़रलैंड के बाहर हो रही है। इससे पहले 2002 में जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी न्यूयॉर्क में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में और इसके फाउंडर हैं क्लॉस श्वाब।
तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन अरब टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर था प्रकाश जावड़ेकर जी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।